हरे रंग की घाटी, श्वेत बर्फ की चादर फैली, तुम दुश्मन का लहू गिराकर वही तिरंगा पूरा कर दो। सबसे पहले है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक अभियान चलाया है हर घर तिरंगा। तो सभी को पता है हर घर तिरंगा के बारे में, और सभी के घरों में तिरंगा लगा हुआ है क्योंकि ये अभियान है। एक मेरी कॉलोनी में एक भैया रहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने घर में ये ध्वज लगा, उन्होंने आरएसएस का एक ध्वज लगा रखा है। मैं सम्मान करती हूँ आरएसएस का, प्रणाम करती हूँ, और क्योंकि सरस्वती विद्या मंदिर की छात्र हूँ और आरएसएस मैंने ज्वाइन भी किया था कुछ वक्त के लिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि वहाँ पे भारत देश का तिरंगा नहीं था। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि क्या ज़रूरत है, एक लगा तो है, और कौन जाए, कौन लेकर आए, कौन उसको उतारे, फिर तय बनाए, फिर संभाले। तो ये बड़ा शर्म की बात आई, मेरे को बहुत अजीब लगा कि एक इंसान है जो तिरंगा लगाने के लिए इतना सोच रहा है, सिर्फ एक तिरंगा लगाने के लिए छत पे जाके इतना सोचना पड़ रहा है उनको। लेकिन हमारे देश में जब होली आती है, जब ईद आती है, तब क्या हम इतना सोचते हैं? हम 10 दिन पहले से शुरू कर देते हैं तैयारियां करना कि होली आ रही है। तब हम ये नहीं सोचते कि कौन रंग लेने जाएगा, कौन लगाएगा, कौन 10 दिन में छुटाएगा। ना तो ईद पर सोचते हैं हम ये कि कौन बाजार जाएगा, कौन नए कपड़े लेकर आएगा। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी पर हमें ये सोचना पड़ता है कि कौन करेगा ये सब। बल्कि ये हमारा सामाजिक त्यौहार होना चाहिए, ये उत्सव की भांति हमें मनाना चाहिए। लेकिन उत्सव की भांति हम क्या मनाते हैं? ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, लोहड़ी मनाते हैं। लेकिन जब 15 अगस्त की बात आती है तो हम बोलते हैं स्कूल में हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है, कुछ सरकारी कार्यालय है वहाँ पर हो रहा है, या फिर लाल किले पर हो रहा है, बहुत है। घरों में क्यों नहीं हो रहा? मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप अपने घरों में सेलिब्रेट कीजिए, इस त्यौहार को मनाइए, इस उत्सव को मनाइए। आपको लगता है कि आज़ादी सिर्फ 15 अगस्त 1947 को मिल गई? आज़ादी हमें आज भी मिल रही है। आज भी हमारे देश के सैनिक टुकड़ों में आते हैं हमारे घर में। पुलवामा अटैक के बारे में सब जानते हैं, कितनी बुरी तरह से हुआ था। वहाँ पे उनकी पत्नियों ने, सैनिक की पत्नियों ने शरीर नहीं देखा, सैनिक के टुकड़े देखे हैं। आप अनुमान लगाइए, अनुभव कीजिए कि उस वक्त की स्थिति क्या रही होगी। और हम कहते हैं कि 15 अगस्त है, ठीक है, हो गया, 1-2 दिन लगा दिया स्टेटस। तब मैंने तिरंगे पर एक विनीत चौहान जी की लाइनें ली हैं कि हरे रंग की घाटी, हरे रंग की घाटी, श्वेत बर्फ की चादर हो, हरे रंग की घाटी, श्वेत बर्फ की चादर फैली, तुम दुश्मन का लहू गिराकर वही तिरंगा पूरा कर दो। तुम दुश्मन का लहू गिराकर वही तिरंगा पूरा कर दो। और मुझे ये बात कहने में कोई झिझक नहीं है, मैं किसी पार्टी के समर्थन में कभी नहीं बोलती। लेकिन मुझे इस बात पे कहने में कोई झिझक नहीं हो रही है कि हमारे देश के, हमारे कांग्रेस समाज के, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जब ये बोलते हैं कि हिंदू हिंसक हैं, तब मुझे ये सुनकर बड़ी शर्म आती है कि अगर आपके परिवारजनों से बात की जाए, आपके देश, आपके परिवार के उन लोगों की कहानी सुनी जाए जिन्होंने देश को लेकर के कितना आगे बढ़े। अगर कांग्रेस नहीं होती तो शायद इतना देश में परिवर्तन नहीं होता, ये बात हर कोई मानता है। लेकिन जब ये बात बोली जाती है कि हिंदू हिंसक हैं, तो इस पर देश का दुश्मन कौन है, मैं वो बताना चाहूँगी इस लाइन में। और देश के एक और वरिष्ठ नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, कहते हैं कि मैं लेफ्टिनेंट से रिटायर्ड हूँ, मैं सांसद हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन वही वरिष्ठ नेता कांग्रेस के राजकुमार से पूछते हैं कि तुम्हारी जात क्या है। ये पूछा जा रहा है संसद भवन में, जिस संसद भवन में बैठ करके रोजगार, शिक्षा और महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए, उस संसद भवन में जात पूछी जा रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी देश के लिए? एक फलस्तीन, जय फलस्तीन का नारा लगाकर चला जाता है और हमारे देश की जनता, हमारे देश का संसद भवन उसको देखता रह जाता है। उसको हैदराबाद के अंदर उल्टा लटका देना चाहिए। जिसने बोला जय फलस्तीन, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकता, वो देश में नहीं रह सकता। उन दुश्मनों के लिए चौहान जी ने लिखा है कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों से तो बाद में करेंगे हम फैसला, दुश्मनों के संग तो हम बाद में करेंगे फैसला, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। और अयोध्या में बीजेपी हारी। कुछ वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा कि रामलला जिनको लाए थे उनको अयोध्या वालों ने बाहर कर दिया।
ये बीजेपी वाले रामलला को लाने वाले होते कौन है? आपको पता है रामलला कैसे आए हैं? आपको इतिहास नहीं पता, आपने सिर्फ हेडलाइन पढ़ ली, रामलला जिनको लाए हैं हम उनको लाए। तुम होते कौन हो रामलला को लाने वाले? आपको पता है कि रामलला को लाने के लिए 500 साल पूर्व से युद्ध चल रहा है? आपको पता है कितने हमारे साधु संतों ने अन्न ग्रहण करके अनशन पे बैठकर तपस्या की है, मृत्यु हुई है उनकी, तब जाकर राम मंदिर का निर्माण हुआ है। राम मंदिर का निर्माण किसी पार्टी के थ्रू नहीं हुआ। अगर राम मंदिर का निर्माण एक नरेंद्र मोदी के अस्तित्व में हो जाता तो ये 2014 में हो जाता, इसको 24 की जरूरत नहीं पड़ती। राम मंदिर का निर्माण जनता के उस पे हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हिंदू के लिए हुआ है, राम मंदिर का निर्माण सनातन के बेस पे हुआ है, किसी पार्टी के अस्तित्व में नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बीजेपी वाले आए इसलिए राम मंदिर बन गया, बीजेपी वाले हैं इसलिए मथुरा का मंदिर बन जाएगा। मथुरा जिस दिन जनता ठानेगी उस दिन बन जाएगा। तब उन पत्रकारों के लिए लिखा है कि जिसका खून नहीं खोलेगा, किसका खून नहीं खोलेगा, पढ़ करके सुन अखबारों को, किसका खून नहीं खोलेगा, पढ़ सुनकर अखबारों में। शेरों ने गर्दन कटवा दी कुत्तों के बाजारों में, शेरों ने गर्दन कटवा दी कुत्तों के बाजारों में। और नरेंद्र मोदी जी को फिर से सेंट्रल में सरकार मिल गई है, जैसे तैसे भी मिली हो, उनको पता है कि कैसे मिली है और उन्होंने क्या काम किया, उस बेस पे उनको सरकार मिली है। आगे भी मिले, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी से एक अनुरोध है सभी की तरफ से। तो ये चौहान जी ने लिखा है, मेरा लिखा हुआ बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ उनके लिए तालियां बजाइएगा कि लो सौंप दी इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारे हाथों में, लो सौंप दिए इस जनता ने सब कष्ट तुम्हारे हाथों में, इस भारत माँ ने टाँक दिए अक्षत माथे की रोली में, इस भारत माँ ने टाँक दिए अक्षत माथे की रोली में। अब तुम पर निर्भर है इस भारत की पीर हरो कैसे, अब तुम पर निर्भर है इस भारत की पीर हरो कैसे, जो वादे देश भर से किए उनको पूर्ण करो कैसे, गांडीव रखो या करो युद्ध ये सब निर्भर तुम पर है, पर भारत माँ की पीर हरो ये केवल जिम्बल तुम पर है, पर भारत माँ की पीर हरो ये केवल जिम्मा तुम पर है, उठकर बाहों में भर लो ये सारा आकाश तुम्हारा है, उठकर बाहों में भर लो। यहाँ पे विनीत चौहान जी ने लिखा है कि जो सरहद के पार दुश्मन है उनको मारना है, लेकिन मैं अनुरोध करती हूँ कि जो संसद के अंदर दुश्मन बैठे हैं पहले उनको मारना है। तो है कि उठकर बाहों में भर लो तुम ये सारा आकाश तुम्हारा है, संसद में बैठे दुश्मन से कह दो हिंदुस्तान हमारा है, संसद में बैठे दुश्मन से कह दो हिंदुस्तान हमारा है। और ये मत सोचो कि परिणाम क्या होगा, ये मत सोचो कि परिणाम क्या होगा आने वाली सत्ता का। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश अमर रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तब है कि मत सोचो कि परिणाम क्या होगा आने वाली सत्ता का, तुम सपना पूरा कर दो राम राज्य की भाषा का, कसम खाई है तो देश मत बिकने देना। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं कसम खाता हूं कि देश नहीं बिकने दूंगा। तब है कि कसम खाई है तो ये देश नहीं बिकने देना, सत्ता तो आनी जानी है पर शीश नहीं झुकने देना, सत्ता तो आनी जानी है पर शीश नहीं झुकने देना। और आखिरी मेरा बहुत पसंदीदा है, और जैसे मंच पे भी होता है कि अभी मैं हूँ, कोई और आएगा वो सुनेगा, फिर कोई और आएगा उसको सुनाया जाएगा, ऐसे ही राजनीति में भी होता है कि आज कोई अच्छा नेता है, कल कोई उससे अच्छा आएगा, उससे बेहतर आएगा। तो उसके लिए कि नरेंद्र मोदी हमेशा नहीं रहेंगे, हमेशा भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी, हमेशा कांग्रेस नहीं रही। तो इसलिए देश में युवा पे काम करना है, देश के रोजगार पे काम करना है, शिक्षा पे काम करना है, महिला सुरक्षा पे काम करना है। तब आखिरी में मैं यही कहूँगी कि ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे, ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का है जो मां पर शीश चढ़ाएंगे। जय हिंद।